गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है संविधान क्यों और कैसे, जिसके तहत हमने अभी पीछे वाले चैप्टर प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि भारतीय संविधान है उसमें शक्तियों का स्पष्टता विभाजन किया गया है। तो स्पष्टता विभाजन होने के कारण क्या है, कोई एक समूह है या एक वर्ग भारतीय संविधान को नष्ट नहीं कर सकता। अगर कोई समूह ऐसा करने का प्रयास करता है तो दूसरे समूह के द्वारा उस अतिक्रमण को रोकने का प्रयास किया जाता है। इस कारण भारतीय संविधान में क्या है कि संतुलन और अवरोध का जो विशेष गुण है वो भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। इसके साथ ही संविधान की जो है अंग शक्तियां हैं वो प्रमुख रूप से सरकार के प्रमुख अंगों में विभाजित की गई है। प्रमुख रूप से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को विशिष्ट रूप से शक्तियां प्रदान की गई है और जो निर्वाचन का कार्य होता है वो भी स्वतंत्र रूप से कार्य किया जाता है। तो आज हमें हमारे जो संविधान क्यों और कैसे जो चैप्टर में अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है प्रत्येक प्रांत और देशी रियासतों और रियासत, इनके बारे में बात करते हैं कि जो सीटों की संख्या निर्धारित की गई थी, जो तय की गई थी, उनका प्रमुख आधार क्या था, किस आधार पे इन रियासतों की प्रमुख रूप से व्यवस्था की गई थी। तो ध्यान रखना कि जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई थी। तो प्रत्येक प्रांत हो, चाहे देशी रियासतें हों चाहे रियासतें हों, इनमें जो सीटों का निर्धारण किया गया था वो किस आधार पे किया गया था, जनसंख्या के अनुपात। इन जनसंख्या किस आधार पे कहाँ कितनी है, इस आधार पे इनको सीटें दी गई थी। बात करते हैं हम आगे कि एक सीट का जो निर्धारण है, यानी एक सीट के लिए जो सीटें के लिए जनसंख्या निर्धारित की गई थी वो जनसंख्या कितनी निर्धारित की गई थी, यानी एक सीट के पीछे कितनी जनसंख्या कम से कम होनी चाहिए, उसके लिए एक सीट की व्यवस्था की गई थी। ध्यान रखना, एक सीट का जो निर्धारण किया गया था वो 10 लाख की जनसंख्या पे किया गया था। अब ध्यान रखना क्वेश्चन ये बनता है कि एक सीट के लिए कितनी जनसंख्या का निर्धारण किया गया है। ध्यान रखना 10 लाख की जो जनसंख्या है उसके पीछे एक सीट निर्धारित की गई है। बात आती है कि ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को सदस्य चुनने थे। जो ब्रिटिश सरकार है उसके जो प्रत्यक्ष शासन वाले जो प्रांत है उनको कितने सदस्य चुनने थे, किन में से, इन देशी रियासतों में से, इन प्रांतों में से, इन रियासतों में से सदस्य चुनने थे। किसको? ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों कितने सदस्य चुनने थे, 292 सदस्य चुनने थे। कितने सदस्य चुनने थे? 292 सदस्य चुनने थे। बात आती है कि देशी रियासतों को न्यूनतम सीटें आवंटित की गई। जो देशी रियासतें हैं यानी स्थानीय स्तर की जो रियासतें हैं उनके लिए कितनी सीटें आवंटित यानी निर्धारित की गई, तय की गई। तो ध्यान रखना देशी रियासतों में जो सीटें निर्धारित की गई थी 93 सीटें निर्धारित की गई थी। कितनी सीटें निर्धारित की गई थी? 93 सीटें निर्धारित की गई थी, तय की गई थी। किसके लिए? देशी रियासत। देशी रियासतें वह रियासतें होती है जिन पे प्रमुख रूप से शासन क्या है, स्थानीय लोगों का, स्थानीय राजाओं का प्रमुख शासन है और प्रमुख रूप से वो किसके नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं, अंग्रेजी प्रतिनिधियों के, अधिकारियों के नियंत्रण में अपना प्रमुख रूप से कार्य कर रहे हैं। बात आती है कि प्रत्येक प्रांत की सीटों के समुदाय थे, यानी प्रत्येक प्रांत है उसमें जो सीटों का निर्धारण किया गया था वो प्रमुख रूप से किस आधार पे किया गया था। तो इसके प्रमुख 3 आधार थे। सीटों के प्रमुख कितने आधार थे? 3 आधार थे। अब 3 आधार कौन कौन से थे जिसका सीटों का निर्धारण किया जाता था? तो प्रमुख रूप से ये कैटेगरी थी, एक प्रकार से धर्म के आधार पे। तो ये बात करते हैं धर्म के आधार पे कौन कौन सी 3 कैटेगरियां थी। धर्म प्रमुख रूप से इसमें क्या है कि मुसलमान, सिख और जो सामान्य व्यक्ति है, इसके आधार पे प्रत्येक सीटों के समुदाय बने हुए थे। जिसके 3 प्रमुख कारण थे वो किस आधार पे जुड़े हुए थे, धर्म या कैटेगरी आधार पे इनको प्रमुख रूप से अलग अलग विभाजन किया गया था और सीटों का निर्धारण किया गया था। बात आती है कि जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। अब इन सीटों का जो निर्धारण किया गया था वो किस आधार पे किया गया था, जनसंख्या के आधार पे इन सीटों का निर्धारण किया गया था। और सीटों में प्रमुख रूप से किसकी भूमिका होती थी, वहां की जो प्रमुख जाति है, धर्म है, कौन कौन से, मुसलमान, सिख और सामान्य जो अन्य धर्म है उनके बारे में। बात आती है प्रांतीय विधानसभाओं ने अपने प्रतिनिधियों को चुना। प्रांतीय जो विधानसभाएं हैं उसने प्रतिनिधियों को चुना प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने। किसने चुना? प्रत्येक समुदाय के सदस्य ने, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, उन सभी धर्मों प्रांतों के जो सदस्य हैं उनके द्वारा क्या है कि प्रत्येक समुदाय के सदस्य को चुना गया। बात आती है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व है, यानी समानता के आधार पे, प्रतिनिधित्व के आधार पे
इनका निर्धारण किया गया तथा किसी भी आधार पे कोई भी कैटेगरी है, कोई भी धर्म है, वो अपने आप को क्या है कि असमान नहीं समझे, समान समझे कि सबको समान अधिकार के तहत समान दायित्व मिल रहा है। बात आती है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब मत पद्धति का जो निर्वाचन व्यवस्था के आधार पर जो किया गया है उसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई गई है। इसके तहत क्या है कि जो वरीयता क्रम है उसका निर्धारण किया जाता है और उसके बाद में सबसे अधिक जिसको मिल जाती है वो विजय घोषित कर दिया जाता है। बात आती है देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका। जो देशी रियासतें हैं उनके जो प्रतिनिधियों को चुनने का जो तरीका था वो तरीका किस प्रकार का था, तो ध्यान रखना देशी रियासतों के परामर्श से ही उनके सदस्यों को चुना जाएगा। किनके? देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि व चुनाव किस आधार पे होगा, देशी रियासतों के परामर्श यानी उनकी इच्छा के आधार पे, उनके नियम के आधार पे, उनके कानून के आधार पे देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि है उनका चुनाव प्रमुख तय किया जाएगा। बात आती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार हम कुछ उनके जो विचार थे, कुछ उनके जो सिद्धांत थे उनके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे, विस्तार से उनके बारे में बातें करेंगे। उन्होंने किस प्रकार से अपने विचार दिए और प्रमुख रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार है वो किससे जुड़े हुए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ये एक दलित वर्ग से थे। दलित वर्ग से होने का कारण क्या है कि दलित वर्ग की जो जातियां हैं, वर्ग है, इनका बहुत अधिक समर्थन करते थे। ये समर्थन इसलिए करते थे कि ये जो जातियां हैं, ये वर्ग है जो समाज में काफी पिछड़े हुए हैं, काफी कुछ है, इनमें असमानताएं पाई जाती है। इनको समानता दिलाने के पीछे एक महत्वपूर्ण अगर योगदान कहा जाए, एक महत्वपूर्ण जिसने पहल की उसकी बात की जाए तो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो एक प्रकार से जो दलित है, पिछड़े हुए वर्ग है, जातियां हैं, अल्पसंख्यक है, उनके लिए सबसे अधिक जिन्होंने कार्य किए, सबसे अधिक प्रयास किए वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इनके कुछ विचार हैं, उनसे संबंधित हम विचारों के संबंध में चर्चा विस्तार से करेंगे। बात आती है सामाजिक लोकतंत्र को राजनीतिक लोकतंत्र का रूप देना चाहिए। सामाजिक लोकतंत्र है यानी एक समाज में, एक जिले में, एक स्थानीय स्तर पे किसी व्यक्ति के द्वारा किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है और उस कार्य की योग्यता को ध्यान में रखते हुए क्या है कि उसके राजनीतिक गतिविधियों को, उसके राजनीतिक लोकतंत्र को रूप देना चाहिए। यानी एक व्यक्ति है वो उसका उस क्षेत्र में कितना प्रभाव है, किस प्रकार से वो लोगों से जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से लोगों की समस्याओं को दूर कर रहा है, किस प्रकार से लोगों को अपने साथ में लेके चल रहा है। तो उस सामाजिक रूप को किसका रूप देना चाहिए, राजनीतिक लोकतंत्र का रूप दे देना चाहिए, उसके विस्तार को डेवलपमेंट करना चाहिए। बात आती है कि सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ क्या है। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ क्या है इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि जीवन के उस मार्ग से है जो स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व को जीवन के सिद्धांत के रूप में स्वीकार करता है। एक प्रकार से कहा जाए तो सामाजिक जो अपने हैं लोकतंत्र, उसका सामान्य अर्थ ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता और तीसरी बात इसमें आई बंधुत्व का सिद्धांत की व्यवस्था मिलनी चाहिए। यानी किसी व्यक्ति के साथ किसी भी स्तर पे, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो अन्य किसी भी प्रकार से हो, उसके साथ क्या है समानता की जानी चाहिए और उसको हर कार्य के लिए समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और ये सब होने के साथ साथ समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बीच में किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, भ्रातृत्व का, भाईचारे का, समानता का, एकता का, ये संबंध है वो प्रत्येक समाज के सदस्य में होना चाहिए। बात आती है कि स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व को पृथक नहीं समझना। यानी जो स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुत्व है, ये तीनों जो विचारधाराएं हैं ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। किसी न किसी रूप में दोनों तीनों का एक दूसरे से जुड़ाव आवश्यक रूप से बताया गया है। तो हम इनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते। पृथक करने के बाद में क्या है कि इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, या अस्तित्व इनका क्या हो जाएगा, गौण हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनका महत्व कम होने के कारण दूसरे जो अपने वर्ग है, जो स्थिति है, सिद्धांत है, उसका महत्व खत्म हो जाएगा। बात आती है स्वतंत्रता को समता से अलग नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता है उसको समता से, स्वतंत्रता का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं होना, और समानता का मतलब होता है कि किसी के आधार पे किसी व्यक्ति के साथ असमानता नहीं करना, सबको समान समझना। तो एक प्रकार से कह सकते हैं हमें कि स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे से पृथक करके नहीं समझा जा सकता, पृथक करके नहीं समझा जा सकता। बात आती है कि समता वही स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों की अनेक व्यक्तियों पर प्रभुत्व को जन्म देती है। अगर समाज में समता विहीन स्थिति उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा, कुछ व्यक्तियों के द्वारा समाज के अनेक व्यक्तियों पर नियंत्रण कर लिया जाएगा।
और अब नियंत्रण करने के कारण क्या है, उनके ऊपर शोषण किया जाएगा, उनके साथ अत्याचार किया जाएगा। तो एक प्रकार से कहा जाए तो स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुत्व है वो तीनों एक दूसरे से पर्याप्त रूप से जुड़े हुए हैं और एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व कायम नहीं रहता। इस प्रकार तीनों हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और तीनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो एक प्रकार से कहा जाए तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो विचारधाराएं हैं वो आपस में एक दूसरे से पूर्णतः जुड़ी हुई है और इनका अस्तित्व एक दूसरे पर प्रमुखतः निर्भर करता है। अब कुछ आगे हमें कुछ विशेष चर्चा करेंगे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के बारे में। बात आती है, क्या आपकी कक्षा में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के व्यवहार में लाया जाता है? क्या आपकी कक्षा में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है, क्या उसको अपनाया जाता है? क्या सभी बच्चों को क्लास में समान समझा जाता है? क्या सबको समान अधिकार मिलते हैं? क्या सभी बच्चे हैं वो एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना के साथ, एकता की भावना के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या आपकी कक्षा में ऐसा होता है? क्या स्पष्ट आपने देखा होगा ऐसा आपके साथ स्पष्ट होता है। बात आती है, तीनों को एक साथ व्यवहार में ला सकते हैं। अगर वास्तव में हम बात करें तो तीनों को व्यवहार में एक साथ लाना क्या है कि हम एक साथ व्यवहार में ला के इसका उपयोग या प्रयोग कर सकते हैं। बात आती है कि संविधान सभा का स्वरूप, भारतीय संविधान सभा है उसका स्वरूप कैसा था, उसकी स्थिति कैसी थी, उसकी रचना कैसी थी, इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि 3 जून 1947 की योजना के अनुसार जो व्यवस्था की गई थी वो किस व्यवस्था के अनुसार की गई थी? 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं, यानी विभाजन के बाद में जो सभी प्रतिनिधि है वो संविधान सभा के सदस्य नहीं होंगे, क्योंकि संविधान है वो विभाजन से पहले उसकी अलग स्थिति थी और संविधान के विभाजन के बाद में क्या है, देश के विभाजन के बाद में क्या है कि सदस्यों की संख्या की स्थिति में परिवर्तन आ गया। बात आती है पाकिस्तान के क्षेत्र के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं। जब विभाजन हो गया भारत और पाकिस्तान का तो उसके बाद में जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, जो पाकिस्तान के हिस्से में जो सदस्य चले गए, तो वो किसके सदस्य नहीं होंगे? भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं होंगे, उनको सम्मिलित नहीं समझा जाएगा। बात आती है संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई? संविधान सभा के सदस्यों की संख्या है वो उसके बाद घटकर कम होने के बाद में कितनी रह गई? तो ध्यान रखना 299 सदस्य है वो विभाजन के बाद में घट के रह गए थे। बात आती है 26 नवंबर 1949 को कुल सदस्य उपस्थित थे। 26 नवंबर 1949 को जब पारित किया गया इसको, तो उस समय जो उपस्थित सदस्य थे वो कितने थे? 284 सदस्य है वो उस समय संविधान सभा में प्रमुखतः उपस्थित थे। बात आती है कि अंतिम रूप से पारित संविधान पर हस्ताक्षर किए। जब संविधान पारित हुआ तो उस समय जो उस पर हस्ताक्षर किए थे वो अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे? तो ध्यान रखना 284 सदस्य हैं, उन्होंने अंतिम रूप से संविधान पे हस्ताक्षर किए थे और अपनी अनुमति प्रदान की थी। बात आती है कि संविधान का जो निर्माण हुआ वो किस स्थिति में हुआ, किस जो स्थिति उस समय उत्पन्न हुई थी, कौन सी जो समस्या थी उस समय संविधान का निर्माण हुआ? तो ध्यान रखना विभाजन से उपजी विभीषिका और हिंसा के बीच भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। वो भारत का जो विभाजन हुआ उसकी विभीषिका यानी संकट और समस्या के समय क्या है कि भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। बात आती है भारतीय संविधान ने नागरिकों को एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। भारतीय संविधान ने नागरिकों को एक नई पहचान, नई व्यवस्था, नए सिद्धांत प्रदान किए और सभी को एक समान रूप से एक एकता के सूत्र में बांधने का प्रमुखतः भारतीय संविधान ने काम किया। बात आती है अल्पसंख्यक को सुरक्षित करना। जो अल्पसंख्यक है यानी जो संख्या में कम है उनको सुरक्षित करने का भी कार्य किया है कि भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से किया गया है, उनको संरक्षण प्रदान किया गया है। धार्मिक पहचान का अधिकारों पर प्रभाव नहीं। व्यक्ति धर्म के आधार पर अलग अलग होने के बावजूद भी उनके जो अधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को, उन अधिकार पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसी भी धर्म के होने के बावजूद भी सभी को समान रूप से अधिकार मिलेंगे। बात आती है संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन है किस आधार पे नहीं हुआ? तो ध्यान रखना कि जो संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो वैश्विक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। बात आती है सभी धर्मों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व है। संविधान के द्वारा सभी धर्म के जो सदस्य हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, उन सभी को भारतीय संविधान के द्वारा समान रूप से समान प्रतिनिधित्व, समान अधिकार दिए गए हैं। बात आती है संविधान में
अनुसूचित जातियों के सदस्यों की उस समय संख्या कितनी थी? तो ध्यान रखना, संविधान में उस समय अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या 28 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 28 सदस्य हैं वो संविधान में अनुसूचित जातियों के सदस्य थे। बात आती है विभाजन के बाद संविधान में वर्चस्व किसका था? वर्चस्व मतलब होता है अधिकार, यानी सबसे अधिक वर्चस्व वाली पार्टी कौन सी थी? तो ध्यान रखना, जो कांग्रेस पार्टी है उस समय विभाजन के समय सबसे अधिक वर्चस्व और शक्तिशाली पार्टी थी। बात आती है कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या कितनी थी? उस समय कांग्रेस को जो सीटें प्राप्त हुई कुल उस सीटों की संख्या 82 सीटें थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विभाजन के समय जो सबसे अधिक मजबूत पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी थी और उसके पास कुल सीटों की संख्या 82 सीटें थी। जब विभाजन हुआ तो उसके बाद में जो संख्या अंग्रेजों की जो पाकिस्तान के सदस्यों की इसमें शामिल थी संविधान में, वो घटाकर कम कर दी गई, क्योंकि वो कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान में चले गए थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान है वो सभी लोगों को समान रूप से समान प्रतिनिधित्व देता है और सभी धर्मों को समान समझता है, किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म के साथ भेदभाव या अन्याय नहीं करता है।